ओके, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा रिवीजन। हमने स्टेट्स पढ़ लिए हैं, हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स वगैरह देख लिए हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं ये देख लिया था, सही है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये सब हमने देख लिया। उसके अलावा हमने आइसोटोप भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप है बेसिकली द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। सेम एलिमेंट, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, सही है। जिसकी वजह से अफेक्ट कहाँ पे आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। कैसे जी? डेंसिटी बढ़ जाएगी उस एटम की जहाँ पर न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा डेंसिटी कम हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, आयंस के ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, बात याद रखना, आयंस और आइसोटोप ये दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं करना। आइसोटोप जो होता है वो सेम एलिमेंट का एक वेरिएंट होता है, लेकिन आयंस जो होते हैं वो बॉन्डिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अच्छा जी, व्हाट इज़ एन आयन? एन आयन इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो किसी भी एटम के बाहर का शेल होता है वो अगर शेल से निकल जाए या फिर कोई एटम के बाहर के शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा और उसे कहेंगे हम लोग आयन, ठीक है। ये आयन्स है, ये दोनों आयन्स हैं, ये भी आयन है और ये भी आयन है, ठीक है जी। एन एटम विल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम मोर स्टेबल, सही है। क्यों करते हैं बॉन्डिंग? फॉर स्टेबिलिटी। अब इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू गेन अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ मोर स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टू गेन अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी तब आती है किसी भी एटम के अंदर, स्टेबिलिटी आती है जब आपका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कैसे? हम देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि लेट सपोज अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर एक शेल है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, और एक शेल का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और कैपेसिटी दो की है, ठीक है। हीलियम जो है वो नोबल गैस इसलिए है क्योंकि इसके शेल की कैपेसिटी भी दो है और इसके इलेक्ट्रॉन भी दो हैं, विच मीन्स के दिस विल नॉट रिएक्ट, ठीक है जी। दिस विल नॉट रिएक्ट, हीलियम विल नॉट रिएक्ट बिकॉज उसके शेल पूरे हैं। सिमिलरली इससे बड़ा वाला शेल ले लो तो अब इसकी कैपेसिटी हो गई 8 की, ठीक है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तब तक हम इसको स्टेबल कंसिडर नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी इज फ्रॉम द आउटर शेल बीइंग फुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को सवाल हो ना तो हैंड रेस कर देना, तो मेरे पास एक साउंड आया तो मेरे पास चल जाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, एटम ये हमने पढ़ लिया। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टू गेन अ फुल आउटर शेल विच इज़ मोर स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब वही जिसमें हमने पढ़ा था 2 8 वो वाली कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम अलग है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग है। ऑफ एन आयन विल बी द सेम एज ऑफ अ नोबल गैस, ठीक है, सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। अगेन वही बात आती है कि आयन जो होगा क्योंकि उसने या तो लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन या गेन कर लिया है, तो उसकी कन्फिग्रेशन जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होगी सिमिलर टू नोबल गैसेस, कि अब वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके शेल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नीचे देखो, हमारे पास एक है सोडियम का एटम, ठीक है, और सोडियम का एक आयन हमारे पास है, ठीक है। दोनों सोडियम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो ज़रा कि सोडियम का एटम जो है, राइट, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा सोडियम भैया? एन ए तो 11 होता है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हम जो रेड देख रहे हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो वाइट हम देख रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, जो कि अगर होती तो इसको, इस पूरे एलिमेंट को हम स्टेबल कंसिडर करते। ठीक है, ये नोबल में चले जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो केस है उसके अंदर सोडियम के पास रेड्स वाले इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो ये वाइट हैं इसका मतलब ये है कि ये मिसिंग है। ये होने चाहिए थे लेकिन ये मिसिंग है, और इनके मिसिंग होने की वजह से ये स्टेबल नहीं कहला जाएगा। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो बचा ज़ीरो, मतलब नो चार्ज। इजी, आसान चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर सोडियम लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लीविंग 2 शेल्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देखो जो एक एक्स्ट्रा शेल था ना, इधर देखो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, 3 शेल्स थे तो टोटल 11 थे। अब यहाँ पर है एक शेल और ये है दूसरा शेल, मतलब टोटल 10। जो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था उसको सोडियम ने हटा दिया अपने पास से, ये वाला जैसा, दिस वन। सही है, तो जब ये हुआ तो सोडियम के पूरे शेल्स कंप्लीट हो गए, पहले में 2, दूसरे में 8, विच मीन्स कि ये बन गया लाइक अ नोबल, मतलब नोबल गैस तो नहीं कहेंगे हम, मतलब एक ऐसा एलिमेंट बन गया, एक ऐसी स्टेट में आ गया जहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर टू नोबल एनिमल हो गया, नोबल गैस के सिमिलर हो गया। सही है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में से निकाल दिया था। अब वही इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्लोरीन के पास, क्लोरीन आटम के पास। अब क्लोरीन आटम में देखो 1 2 3, 3 शेल्स हैं। पहले शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दूसरे शेल में 10 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, पहले शेल में 2 हैं, तो टोटल ओके यहाँ तक 10। अब आखिरी वाले शेल में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी वाले शेल में हमारे पास 7 है, 8 नहीं है। तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला था एक्स्ट्रा, वो इधर आके फिट हो गया। ठीक है, तो जब वो फिट हुआ तो ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मिसिंग है, 8वां इज़ मिसिंग। ठीक है जी, और यहाँ पे जब आके ये फिट हुआ तो इसने भी नोबल गैस की तरह एक ऐसी स्टेट इख्तियार कर दी जहाँ पे ये अब रिएक्ट नहीं करेगा टू अचीव स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी इसके पास ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। सही है, अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पर एक सोडियम का एटम है और यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम है। अब इसके जो ये दिखा रहा है ना, ये बेसिकली आउटर शेल की डायग्राम है, पूरी डायग्राम नहीं है ये, अंदर वाली शेल उन्होंने नहीं दिखाया, सिर्फ वही शेल दिखा रहे हैं जिसमें रिएक्शन होगा। सही है, जो बॉन्डिंग में आएगा। तो जैसे ही ये इसके पास जाता है, अब देखो क्या होता है, देखा, फिर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया और सोडियम के पास से हट गया। तो जैसे ही ये चीज़ हुई, दोनों पे चार्ज आ गया, सोडियम पे प्लस का और क्लोरीन पे माइनस का, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, लाइक दिस। इसे हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफ़र होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अ मेटल। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरीके समझो कि लेट सपोज़ मैं और नौफल जो हैं वो एक कश्ती में सफ़र कर रहे हैं और वो कश्ती पानी में होते हुए डूब जाती है। अब जब वो डूबती है तो नौफल के पास जो है वो ऑक्सीजन मास्क रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास मास्क है और मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन टैंक है। ठीक है, अब
अनफॉर्चुनेटली नौफिल को तैरना नहीं आता, मुझे तैरना आता है। तो क्या होगा, मेरे लिए ये टैंक भारी है ना, मेरे सर्वाइवल के लिए ये टैंक जो है ये एक बोझ है। तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा नौफिल भाई तू मेरा टैंक ले ले, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम मेरा टैंक लेके सर्वाइव करो, मैं चला। तो इससे क्या होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा वेट अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ेगा समंदर तक आने के लिए। ठीक है, हम दोनों खुश, नौफिल भी खुश और मैं भी खुश। मैं इसलिए खुश क्योंकि मेरी जान बच गई, और नौफिल इसलिए खुश क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए जीने का मौका मिल गया और तौबा करने का मौका मिल गया। तो सैडनेस नौफिल। बट खैर, यहाँ पर भी यही होता है। कुछ कह रहे थे? ओके, अच्छा हैंड रेस किया, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, नौफिल होता रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली सोडियम जो है वो आशिर है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो नौफिल है। अब नौफिल के पास टैंक भी आ गया, जो कि किसने दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है, और नौफिल के पास मास तो वैसे भी था। तो नौफिल ने अपना काम कर लिया, मतलब क्लोरीन ने, और आशिर ने अपना काम कर लिया, मतलब सोडियम ने। दोनों ने स्टेबिलिटी अचीव कर ली और साथ में आ गए। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? थम्स अप। ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बॉन्ड आपस में बना लिया, और इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने, पढ़ लेते हैं चलो। द आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल एटम रिएक्ट विद नॉन मेटल एटम्स। द मेटल एटम लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन विच द नॉन मेटल एटम गेन्स टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions. ठीक है, the positive and negative ions are held together by strong electrostatic forces of attraction between opposite charges. तुमने देखा था इसके ऊपर प्लस का साइन लग गया था एंड इसके ऊपर माइनस का साइन लग गया था, तो दोनों में अट्रैक्शन पैदा हो गई। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड एंड दे होल्ड द आयोनिक कंपाउंड्स टुगेदर। ठीक है जी, तो जो हमने अभी डायग्राम भी देखी है उसमें ये आपस में क्यों साथ आ गए, राइट? क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस था, तो मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ये देखो, अभी मेरे माउस के साथ चल रहे हैं एंड नाउ दे स्नैप्ड, है ना, अब ये साथ हो गए। अब ये दूर कर दिया मैंने, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफ़र हो गया तो अब स्नैप हो गया और लोग साथ आ गए। इसी तरीके से अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लैटिस समझ लो। क्या सोडियम सोडियम के साथ जा सकता है? नहीं, क्योंकि न्यूट्रल है ना। लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये दूसरे क्लोरीन के साथ जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब अगर मैं इधर इसको लगाऊं और इसको मैं इधर लगाऊं, तो अब क्या बन रहा है, देखो एक लैटिस बन रहा है, राइट? इस तरीके से एक लैटिस कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पर एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। ये इधर आ गया एंड देन ये इधर आ गया, इधर आ गया एंड देन आखिर में हमारे पास सोडियम इधर आ गया। अब ये बन गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये आपस में बॉन्डिंग कर चुके हैं और ये बन गया एक लैटिस, इसको हम कहते हैं लैटिस। इसकी पिक्चर लेकर यहीं पे पेस्ट करता है, पहले इसको मिटाते हैं। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, हुआ क्या जी, electrostatic forces of attraction between opposite charges and the force of attraction is known as ionic bond and they hold the ionic compound together. तो कैसे होल्ड करती हैं? इस तरीके से होल्ड करती हैं, लाइक दिस। सही है जी, आयनिक कंपाउंड को ऐसे होल्ड किया जाता है, जहाँ पर हर पॉजिटिव, ये हर पॉजिटिव हर नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, और हर नेगेटिव हर पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग में आता है।
ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक लैटिस। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और डायग्राम्स दैट शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ एन आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड और एलिमेंट। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट्स एंड क्रॉसेस, ठीक है। इन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम द ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, जैसे यहाँ पर भी आउटर ही दिखाया हुआ है, सही है। द चार्ज ऑन the charge of the ion is spread evenly, which is shown by using brackets. The charge on each ion is written at the top right hand corner. अब ये चार्ज क्या है? ओके, मेरी बिल्ली आ गई। बिल्ली चुप चुप। फाइन। तो ये चार्ज क्या होता है जी? ये चार्ज क्यों होता है और ये चार्जेस लगते क्यों हैं? पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेट सपोज हमारे पास सोडियम है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो क्योंकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, तो ये ज़ीरो बन रहा था। लेकिन जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको दे दिया क्लोरीन को, तो ये इलेक्ट्रॉन 11 की जगह 10 बच गया, ठीक है, विच रिजल्टेड इन अ +1 चार्ज, हेंस दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिमिलरली क्लोरीन जो था Cl, ठीक है, इसका 17 है, विच मीन्स के इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो जो ये ज़ीरो बन रहा था ना, यहाँ पर क्या हुआ, ये 18 हो गया। तो माइनस प्लस जब आपने किया तो आंसर आपके पास आया -1, ठीक है, क्योंकि बड़े का चार्ज लगता है हमेशा। तो ये दिखा रहा था कि 17 प्रोटीन ने 17 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को तो माइनस कर दिया, मतलब कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो उसका चार्ज एटम के ऊपर रह गया, मेकिंग इट एन आयन। सिमिलरली इधर ये दिखा रहा था इस एरिया में कि 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो हमारे पास 11 प्रोटॉन के बदले में 10 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रोटॉन ज़्यादा रह गया जिसका चार्ज कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो ये चार्ज हमने लिख दिया ऑन टू दिस। यहाँ तक बात क्या है? थम्स अप। परफेक्ट, आई एम द बेस्ट टीचर, आई नो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी लैटिस मैं तुम लोगों को समझा भी दिया जब तक ये दिखा रहा है। खैर, तो द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। Ionic compound have a giant lattice structure. Lattice structure refers to arrangement of atoms of a substance in 3D space. ठीक है, the lattice structure of atoms are arranged in order and in a repeating fashion. Lattice is formed by ionic compounds, consists of regular arrangement of alternating positive and negative ions. जैसे देखो यहाँ पर जो है हमारे पास सोडियम है, तो हर सोडियम का आयन सिर्फ क्लोरीन के आयन से ही कनेक्ट हो सकेगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म माइनस प्लस माइनस, और ये वाला जा रहा है इधर प्लस, मतलब माइनस 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 माइनस। तो ये एक प्लस जो है ये अपने अराउंड इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर ये माइनस है तो ये अपने अराउंड इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, सही है, और इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इट्स लाइक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। जिसकी वजह से क्या बनता है, आपका लैटिस बनता है, ठीक है। हमने ऊपर भी ये चीज़ देखी थी, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट 2D में दिखाया था ना, ये 2D था, दिस वॉज 2D, और ये आपने देखा 2D में ये, लेकिन एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो समझो ये एक सॉल्ट का दाना है, ठीक है, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड्स बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है।
आयनिक बॉन्ड मेटालिक एलिमेंट्स में और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में। तो क्या होता है जी, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल एटम्स एंड नॉन मेटल एटम्स रिएक्ट। ये होता है आयनिक बॉन्ड, तभी बनेगा आयनिक बॉन्ड। पहले तो तुम लोगों को ऐसी एग्जांपल समझाई थी उन लोगों ने, अब तुम्हें बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड होता कैसा है, कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। एन आयनिक कंपाउंड हैज़ नो ओवरऑल चार्ज। क्यों? क्योंकि दिस +2 विल कैंसिल आउट दिस -2। ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं रहेगा। तो हाँ, अगर हम सेपरेटली देखें तो इसका चार्ज +2 है और इसका सेपरेटली चार्ज -2 है, लेकिन जब ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे ना तो इनका चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +2 ने -2 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम और हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है जी, Mg&O। ठीक है, तो Mg का अगेन क्या सीन था, उसके ये एक शेल था बाहर वाला जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा। ठीक है, और एक शेल था अंदर वाला, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे। क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं वैलेंस, वैलेंस दिखा रहे हैं, ये लास्ट शेल दिखा रहा है। ठीक है, इधर भी ये लास्ट शेल ही दिखा रहा है। तो जस्ट टू गिव एन पर्सपेक्टिव, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स थे और बाहर ये वाला शेल था। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले गए तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बना हमारे पास MgO। Explanation: Magnesium is a group 2 metal, so it will lose 2 outer electrons to another atom to have a full outer shell of electrons. A positive ion with a charge of +2 is formed, 2 plus is formed. Oxygen is a group 6 नॉन मेटल, तो 6 का मतलब क्या हुआ, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ग्रुप 2 मतलब लास्ट शेल में कितने होंगे, 2। यहाँ से पता चल रहा है कि ये दो इसके पास चला जाएगा, तो हमें एक ऑक्सीजन के एटम की ज़रूरत है और एक मैग्नीशियम के एटम की ज़रूरत है, तो आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी और बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये हमें ग्रुप से पता चल रहा है। पीरियड्स कहते होते हैं, पीरियड्स ऐसे जाते हैं हॉरिजॉन्टली, ग्रुप्स कैसे जाते हैं, ग्रुप्स वर्टिकली जाते हैं। ठीक है, दिस इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स गो लाइक दिस डायरेक्शन में, ऐसे हम पीरियड बोलेंगे। पीरियड टेबल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर 1 है ग्रुप तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, इस तरीके से चलता है। Okay, 2 electron will be transferred from the outer shell of the magnesium atom to the outer shell of the oxygen atom. सही है, oxygen atom will gain 2 electrons to form a negative ion with -2 minus charge. Magnesium oxide has no overcharge। क्यों? क्योंकि जी हमारे पास +2 था Mg का और -2 था O का, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सही है जी, तो फॉर्मूला क्या बना, केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड विल बी MgO। सही है, नॉट Mg2+O2-, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। ओके, व्हेन ड्राइंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम यू ओनली नीड टू शो द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर टू ड्रॉ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इंक्लूड अ चार्ज ऑन ईच आयन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेक श्योर द ओवरऑल चार्ज इज़ 0, वरना आयनिक बॉन्ड इररेलेवेंट हो गया, फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, स्टेबिलिटी कहाँ आई। You may need to include more than one positive or negative ion to ensure that the positive and negative charges cancel each other out। ठीक है, मतलब हो सकता है कभी कभार ऐसा हो कि Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सामने वाला एटम जो प्रेजेंट है उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे मैं दिखा देता हूँ। पीसी अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्या, ओके थोड़ा मुश्किल वाला होना चाहिए ना। ठीक है, नहीं ये तो फिलहाल नहीं समझाना तुम लोग, बाद में समझेंगे। ओके, मेरे ख्याल से वो सिमुलेशन नहीं है, लेकिन मैं खैर ये बताता हूँ। हम जाते हैं थोड़ा पीछे जहाँ हमने पीरियड टेबल देखा है। ओके, नाउ लुक एट दिस। पहले तो उस गंदगी को मिटाते हैं।
अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि लेट सपोज़ हमारे पास अगर सोडियम है, ठीक है, सोडियम 1 में से है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन जो है वो 7 7 में से है, 17 नहीं है, बेसिकली 7 है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो 7 में से है, मतलब इसके आखिर में 7 है, इसके आखिर में 1 है, ठीक है। तो ये 1 इसको देगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये सोडियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। हमने समझ लिया एक ग्रुप 1 के एलिमेंट का। अब लेट सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है और Mg के इन्वायरमेंट के अंदर Cl प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के आखिर में 2 है, 6 है ना, तो उसको 2 और चाहिए, लेकिन Cl के आखिर में तो ऑलरेडी 7 है। तो अब अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर लेट सपोज हमारे पास Mg और Cl है, ठीक है, Mg और Cl के एटम्स हैं, Mg इधर भी है, Cl इधर भी है, Cl इधर भी है, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, राइट, है ना, क्योंकि Mg तो 2 देगा इलेक्ट्रॉन और Cl को चाहिए 1, है ना। तो इस केस के अंदर अब ज़रा गौर से समझना, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के पास आएंगे सवाल, ठीक है, एग्जाम में, तो इसलिए ज़रा ध्यान देना इस पर। नाउ सिंस मैग्नीशियम इज़ 12, तो हमें पता है कि इसके आखिरी शेल के अंदर 2 होंगे, एक इधर और एक इधर, बाकी 10 जो होंगे वो अंदर वाले शेल में होंगे, ठीक है। इस वाले शेल में होंगे 8, और बिल्कुल करीब वाले शेल में होंगे 2, ठीक है। तो हमने इसलिए वो बनाया नहीं है, हम फ़िलहाल आखिरी वाले शेल को लेके चलेंगे जिसमें लास्ट शेल में है ही 2। तो ये हो गया मैग्नीशियम का, और आखिरी शेल में होगा इसके 1 एंड 2, ठीक है। ये लास्ट शेल है, याद रखना। अच्छा, इसके दूसरी साइड पे हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के पास है आखिरी शेल में 7, ठीक है। तो हम क्लोरीन बनाएंगे एक, क्लोरीन का कलर हम करते हैं डिफरेंट, Cl, Cl को पोलियो हो गया। अब Cl के आखिरी शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैग्नीशियम को 2 देने पड़ेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी ले लें, लेकिन Cl को चाहिए कितना, इसको चाहिए 1। तो इस केस के अंदर हमारे पास एक Cl की जगह एक और Cl आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉपी हो सकता है ना, वो कॉपी पेस्ट, ठीक है। थोड़ा गंदा ना लगे इसलिए मैं ज़रा इसको नीचे लेके जा रहा हूँ प्रोडक्ट टेबल को। सही है। अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में हमारे पास एक Cl ये रहा, और दूसरा Cl हमारे पास ये रहा, ठीक है। मैग्नीशियम देने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl लेने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 Cl के एटम्स जो होंगे वो प्ले करेंगे अपना रोल, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ। अब इसमें हुआ क्या, इसमें मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया किसका जी, 2+ का, सही है, और इस पे माइनस का आ गया, और इस पे माइनस का आ गया। पहले आप ये ब्रैकेट बनाएंगे स्क्वायर वाला, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस का, एंड देन इसके ऊपर भी चार्ज आ गया माइनस का, बाहर आपने लिख दिया माइनस। इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे है थोड़ा।
ठीक है, और Mg के ऊपर चार्ज आ गया प्लस का। क्यों चार्ज आ गया प्लस का? क्योंकि Mg के ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये फिर से बन गया, अभी बनेगा MgCl2, क्योंकि क्लोरीन के 2 हैं एटम्स, Mg का तो 1 है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो फिर थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके, एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट विदाउट प्रैक्टिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नोट्स पढ़ते रहना और उसको गो थ्रू करते रहना। ठीक है जी, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आयनिक बॉन्ड्स का। अब हम आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, पहले तो हम देखते हैं डायग्राम्स। ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ये रैंडम मोशन के थ्रू, ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, और किसी वक्त आकर ये आपस में टकरा जाएंगे, और जैसे टकराएंगे ये बॉन्ड बन जाएगा। वाह, क्या एग्जाम्पल दिए सर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब लेट सपोज इसी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, सही है। हमको पता है गैसेस मूव करती रहती है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी साथ में। कोई तरीका है इन दोनों को साथ मूव कराने का? नहीं, तरीका नहीं है, लेकिन समझो ये भी साथ में मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन मूव कर रहा होगा, और जब ये इससे टकराएगा तो हो जा भाई, तो फिर ये ऐसे करना ही पड़ेगा खुद से, तो फिर ये ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया वाटर, राइट। हुआ क्या यहाँ पर? उधर जो था ट्रांसफ़र हो रहा था और चार्जेस लग रहे थे, आयनिक बॉन्ड के अंदर चार्जेस लग रहे थे, राइट। हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड, हमने देखा था कि अगर सोडियम और क्लोरीन एक मेटल और एक नॉन मेटल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो चार्जेस लग जाएंगे, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन। लेकिन इस केस में देखो ऐसा नहीं हुआ। इस केस के अंदर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास भी रहता है और ऑक्सीजन के पास भी रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हमारे पास, हाँ, अगर हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये वाला ख़त्म हो गया। अभी बेसिकली सिंपल केमिकल बॉन्डिंग है तो इसलिए प्लस वगैरह नहीं लगा रहा है ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन बस दिखाने का मकसद ये था तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है बिटवीन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिटवीन एन आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर भी लेता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंस, फिर हम आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। इतनी बड़ी इमेज, ओके जी। अब देखो डिफरेंस समझ लो पहले, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए। दिस इज व्हाट वी नो एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज आयोनिक बॉन्ड। फ़र्क क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड हैपन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है, टू और more non-metals. An ionic bond happens between two or more metal and non-metal, ठीक है, between two or more metal or and non-metal, metal and non-metal। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये आ गया, सही है। मेटल कौन से होते हैं सर आशिर? ये तो हमें पता ही नहीं है। मेटल्स वो होते हैं
जिनके पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, यहाँ पे था। हाँ जी, मेटल्स वो होते हैं, एक मिनट, गंदगी हटाओ। मेटल्स क्या होता है सर आशिर, ये सवाल है कि हमने जब पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड हैपेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैपेंस बिटवीन नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ये रहे, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड हैपेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये क्या सीन है, ये वाली जो कैटेगरी है, दिस वन, इसको छोड़ के ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। ये बॉन्ड करेंगे विद नॉन मेटल्स तो होगा आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। कैसे एक्सेप्शन है, ये मेटल तो नहीं है लेकिन ये फिर भी आयोनिक बॉन्ड कर सकता है, ठीक है। मतलब कैसे, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ठीक है, ये भी आयन बन सकता है, इसकी बस है प्रॉपर्टी कि ये आयन बन जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करना पड़ेगा, सही है। तो इसको दिमाग में रखना आपने। एक तो ये एक्सेप्शन मैं तुम लोग को बता दिया, और एक एक्सेप्शन मैं तुम्हें हीलियम का बता दिया कि हीलियम जो है वो एक वाहिद नोबल गैस है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका आउटर शेल फुल हो जाता है और ये हीलियम गैस बन जाती है, नोबल गैस, ठीक है। बाकी सारी जो है उनके आखिरी शेल में सबके 8 हैं। तो एक ये एक्सेप्शन बता दिया तुम लोगों को मैंने, और एक हाइड्रोजन का बता दिया कि हाइड्रोजन है तो गैस, लेकिन हम उसको मेटल की प्रॉपर्टीज़ में इसलिए लगते हैं क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है बाय गिविंग आउट एन इलेक्ट्रॉन, सही है, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देना, मेटल की प्रॉपर्टी ये है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ मेटल है, ठीक है। तो इस केस में देखो, यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम वॉज अ मेटल एंड क्लोरीन नॉन मेटल, सही है जी। तो इधर क्या हुआ, इधर हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या हुआ, इधर सोडियम के पास था एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो किधर है सोडियम, सोडियम कहाँ पर, ये रहा सोडियम, ठीक है। सोडियम के पास था एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। तो जब क्लोरीन को दे दिया, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज लग गया, क्लोरीन पर माइनस लग गया, एंड वी नो कि अगर प्लस और माइनस साथ में आप करें तो +1 एंड -1 इक्वल्स टू 0, तो इसके ऊपर से चार्ज हट गए, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट, हम बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, ठीक है जी। तो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, जैसे मैंने दिखाया था। ओनली नॉन मेटल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटल एंड नॉन मेटल नहीं कर सकते कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ नॉन मेटल एलिमेंट्स ही कोवेलेंट बॉन्ड कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। So yeah, as in ionic bonding, each atom gains full outer shell of electrons, giving them a noble gas electronic configuration. Similarly, यहाँ पर क्या होता है, when two or more atoms are covalently bonded together, we describe them as molecules. ठीक है, हम इनको molecules कहते हैं। जैसे हम मेटल और नॉन मेटल को आयन कहते थे, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल जब साथ में आते थे तो और बॉन्ड करते थे तो हम उनके आयन कहते थे, आयंस, ठीक है। यहाँ पर वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वाटर किससे बनता है, वाटर इज़ बेसिकली H2O विच मीन्स ऑक्सीजन, देन यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा,
ये दो होगा इधर, दो हो गए शेयरिंग में इधर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वाटर। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैन बी यूज टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Electrons from one atom are represented by dot and the electrons of the other atom are represented by a cross। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जैसे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग करते थे वैसे यहाँ पर भी होगा कि एक एटम के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा एटम के अंदर डॉट से, ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ ईच एटम इन द मॉलिक्यूल ओवरलैप एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर शोन इन द ओवरलैप सेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि ये ओवरलैप करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया जा रहा है, सही है। तो वही बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल हर एटम के मॉलिक्यूल का ओवरलैप कर देता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस एरिया में दिखाए जा रहे होते हैं बेसिकली, एक इस एरिया में और इस एरिया में। बहुत गंदी ड्राइंग, रुको लेट मी फिक्स इट। एक सर्कल बना दिया ये, एक सर्कल बना दिया ये, एक सर्कल बना दिया ये, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन है, ठीक है, अकेले अकेले हाइड्रोजन ऐसा दिखता और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखता, ठीक है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इसके इस वाले के साथ बॉन्ड कर लिया, तो इस तरीके से दिखाई जाएगी ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और नीचे ये इस तरीके से रहेगा, सही है। तो ओवरलैप करके हमने बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को बीच में दिखा दिया इस सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल शोज क्लियरली विच एटम ईच इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। ये देखो, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर जो है वो 17 प्रोटॉन थे, इधर भी 17 प्रोटॉन है, इधर 18, अच्छा जी, क्लोरीन आटम बेसिकली है, सही है, क्लोरीन आटम। ईच नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ फुल आउटर शेल। तो अगर क्लोरीन के आखिर में हमारे पास 7 हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 क्लोरीन के एटम साथ मिलकर बॉन्डिंग कर लें? क्या पॉसिबल है? लेट्स सी। अगर ऐसा हो सकेगा तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये लोग स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे। ये रहा क्लोरीन का एक एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम ये रहा, दोनों के पास देखो एक एक कम पड़ रहा है, और अगर ये दोनों आपस में एक एक की शेयरिंग करेंगे, टड़ा, बन गया बॉन्ड। जो एक एक ये ऊपर ऊपर था ना, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पर, दिस इज़ द इंटरसेक्शन। बीच में देखो, ये देखो, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये बन गया बॉन्ड आपका, ठीक है। अब इसके साथ तुम दूसरा कोई नहीं लगा सकते क्योंकि बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। देखो, नहीं डाल सकते, इसको भी नहीं डाल सकते, जा ही नहीं रहा है ना। इसको डाल के देख लो, नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अब ये स्टेबल हो चुका है, अब इसको ज़रूरत नहीं है किसी और की, इसको सोडियम की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं जा रहा, इसके ऊपर चले जा रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा। सिमिलरली अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ये एक और हाइड्रोजन है, तो ये आपस में क्या बॉन्ड बना सकते हैं? ये देखो, बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैल्शियम है और हमारे पास सोडियम है, दोनों मेटल है, सही है, और दोनों के आखिर में एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे? ओके, ये एक एरर है, नेवर माइंड, इसको मैं कट कर दूंगा ये एक एरर था। तो क्या सोडियम किधर गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा? तो इस तरीके से हमारे पास एक और सोडियम चाहिए होगा जस्ट टू हैव अ स्टेबल बॉन्डिंग, सही है। जो पहले वो उसको इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिंपल सा है, ये पाइथन की लैंग्वेज बना हुआ है, तो इसलिए मैथमेटिकल एरर आ जाता है, सही है जी। तो ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। सिमिलरली इस तरीके से अगर ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट के अंदर और एक और ऑक्सीजन है, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों ऑक्सीजन के पास 2 2 कम है। तो अगर ये दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड करना चाहें तो बिल्कुल बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
3 4 5 6 और 7 8, क्योंकि ये शेयरिंग में ना, तो ये इधर भी जाएंगे सारे चारों के चार, और फिर ये इधर भी जाएंगे सारे चारों के चार। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और शेयरिंग के अंदर दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इधर भी Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों जो हैं ये इसके भी हैं और इसके भी हैं, क्योंकि ये बॉन्ड कोवेलेंट बन चुका है। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी 1 2, तो ये 2 इधर भी घूमेंगे और ये इधर भी घूमेंगे। ये इस तरीके से बॉन्ड चलता रहेगा। ओके जी, ये देखो यहाँ बना के भी दिखा दिया इन लोगों ने। ये क्लोरीन है, तो अब क्योंकि 2 एटम थे ना क्लोरीन के, ये भी Cl था और ये भी Cl था, तो हमने छोटा सा नीचे लगा दिया 2, विच मीन्स कि क्लोरीन जो है वो 2 है। ये बात याद रखना, कभी भी आप ऊपर नहीं लगाएंगे, ये पावर है, ठीक है? ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। समझ में आ गई बात? ये मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। ये हम ये लगाएंगे जो कि है सबस्क्रिप्ट। ये बात याद रखना, इसको मत भूलना। सही है? ओके, नाउ मूविंग ऑन। डायग्राम शोइंग हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स, ये आपने देख लिया यहाँ पर इस एरिया में। सही है? Examiner tips and tricks. When drawing dot and cross diagrams for covalent compounds, make sure that electron shell for each atom is full. Remember that the first shell can only hold up to 2 electrons. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग डरोगे, लेकिन खैर मैं आसान कर दूँगा इंशाल्लाह। Many simple molecules exist in which two adjacent atoms share one pair of electron known as the single covalent bond or single bond. इसको छोड़ो, बहुत बकवास कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है? तो ये दोनों मिलके 2 बना देते हैं और ये 2 इधर भी घूमेंगे, दोनों इधर भी घूमेंगे। ठीक है? जैसे हाइड्रोजन है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन जो था वो हाइड्रोजन का था और ये इलेक्ट्रॉन जो था ये इस वाले हाइड्रोजन का था। दोनों आपस में मिले, तो अब ये क्या बन गया? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये इधर भी जाएगा पूरा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और ये इधर भी जाएंगे और इस तरीके से ये घूमते रहेंगे। ठीक है जी? तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, इसको हम लोग स्टिक डायग्राम भी कहते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टिक का इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहा है और स्टिक के दूसरी साइड से एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से सिंगल शेयर हो रहा है। ठीक है? सिमिलरली क्लोरीन में देख लो, क्लोरीन में भी ऐसा ही हो रहा है। एक साइड इधर से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक साइड इधर से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देख लो, ये पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। हाँ, अब आ जाओ वाटर के अंदर। वाटर में क्या हुआ? वाटर में ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्ड कर रहा है, एक हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्ड कर रहा है, लेकिन कर फिर भी एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है। सही है? तो अभी भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है? जहाँ पे दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर किया जा रहा है। सिमिलरली मीथेन को देख लो, मीथेन क्या है? CH4, जहाँ पे कार्बन जो है 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है। सही है? तो यहाँ पर भी एक एक साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया जा रहा है। कार्बन के साइड से एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है हर हाइड्रोजन के एटम को। तो हम इसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको सिंगल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कार्बन की तरफ से फॉर ऑल हाइड्रोजन्स। ठीक है? और एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन की तरफ से फॉर दी कार्बन। सही है? देन हमारे पास अमोनिया है, सेम स्ट्रक्चर, NH3 NHN3 नीचे। ये हाइड्रोजन का 3 बता रहा है, इसका 3 नहीं है, ये 1 है, तो हम लिखते नहीं है 1, सबको पता है, बेसिक अलजेब्रा। तो नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन को शेयर हो रहा है और हाइड्रोजन का हर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को शेयर हो रहा है। सही है जी? यहाँ पर भी सेम है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें भी क्या हो रहा है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और
सिंगल इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, सम एटम नीड्स टू शेयर मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन अ फुल आउटर शेल. ठीक है. इफ़ टू एडजेसेंट एटम्स, अच्छा ये सब छोड़ दो, बकवास बातें, ये पकड़ लो बस. इफ़ टू एडजेसेंट एटम्स शेयर थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. चलो उसको भी पढ़ लेते हैं. अगर दो एटम्स चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फिर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म. तो अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 2 3 4 5. नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं. दोनों साइड पे कितने कम पड़ रहे हैं? 8 - 5 = 3. दोनों साइड पे 3 3 कम पड़ रहा है. तो नाइट्रोजन जो होगा इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 जो होगा शेयरिंग में डाल देगा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 को शेयरिंग में डाल देगा. यही हुआ है, देखो 1 2 3, ठीक है, एंड देन 1 2 3 शेयरिंग में आ गए. अब ये बना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल लास्ट होता है, इससे ऊपर नहीं जाता. सिंगल, एक होगा सिंगल, दूसरा होगा डबल, और तीसरा होगा ट्रिपल. इससे ऊपर बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे हम. ठीक है. इथेन देख लो. अब इथेन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं. एक बन रहा है सिंगल टाइप का बॉन्ड्स, एक बन रहे हैं सिंगल टाइप्स के बॉन्ड, और एक बन रहा है डबल बॉन्ड. ठीक है. कैसे? देखो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन के साथ सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. सही है. और इस कार्बन के साथ भी सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसको हटा दें, ये नहीं होता, तो ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं कहलाता. ठीक है. समझ में आ रही है बात? मैं देखता हूँ अगर वहाँ हो सके ये चीज़. यहाँ से समझते हैं. हमारे पास कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड कर लिया और ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड कर लिया. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 है. क्यों? क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको चाहिए 8. ठीक है जी. तो नाउ ये मैं यहाँ से कुछ चेंज करके देख रहा हूँ कुछ. ठीक है. हमारे पास 6 हैं टोटल और हमको चाहिए 8. अब एक और कार्बन का एटम है, उसके साथ भी सेम केस है कि उसके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है. सही है. इनके पास भी 6 हैं, इनके पास भी 6 हैं, और कार्बन को अभी भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए. तो होगा क्या कि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर ऐसे कनेक्ट कर जाएगा. ठीक है जी, लाइक दिस. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए भी पूरे हो गए. इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इस कार्बन के लिए पूरे हो गए. हाइड्रोजन के लिए 1 2 इसके लिए पूरा, हाइड्रोजन 1 2 इसके लिए पूरा, इसके लिए हाइड्रोजन 1 2 इसके लिए पूरा, एंड देन इसके लिए भी पूरा हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड बने, जिसमें एक तो था हमारा, इसको मिटा देंगे. ठीक है. जहाँ पर हमारे पास ये वाले जो थे ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे और ये वाले डबल थे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन के साइड से शेयर हो रहे थे. ठीक है. मिथेनॉल पे आ जाओ नीचे. यहाँ पर वही सिंपल स्ट्रक्चर, सिंगल है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि हम समझ चुके हैं सिंगल स्ट्रक्चर. उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है. यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल शेयर हो रहा है दोनों साइड से. हम CO2 पढ़ते हैं ना स्कूल के अंदर, तो हमारे पास ये होता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन ऑक्सीजन क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा था और कार्बन भी ऐसे रैंडम मोशन के अंदर था, तो ये आपस में टकराकर इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया. लेकिन अभी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, अगेन वही मसला आ रहा है कि कार्बन के पास भी 6 बच रहे हैं, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, ऑक्सीजन के साथ 8 बच रहे हैं, लेकिन कार्बन जो है उसने अपना बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया है. कार्बन अभी भी अनस्टेबल ही है, तो एक और ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड कर सकता है. ठीक है. ये देखो, तो क्या हुआ, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पास भी इधर आ गए. ठीक है. कार्बन के पास भी 8 हो गए, 4 और 4 8, एंड इस वाले भी ऑक्सीजन के पास 8 हो गए. तो ये बन गया CO2. सही है. ये बन गया हमारे पास CO2. तो ये हमारे पास इधर भी डबल हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और इधर भी हमारे पास
डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सही है जी। एग्जामिनर टिप्स एंड ट्रिक, बी केयरफुल व्हेन ड्राइंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, इट इज़ कॉमन मिस्टेक फॉर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ दी रॉन्ग टाइप ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, ये बात याद रखना। रिमेंबर, इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल इट इज़ आयोनिक। एंड इसके अंदर आपको सेपरेट आयंस ड्रॉ करने हैं विद प्लस एंड माइनस चार्जेस। ठीक है, विद स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड ईच आयन। अगर नॉन मेटल्स हैं सिर्फ, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसके अंदर इंटरसेक्शन होगी। इंटरसेक्शन मतलब क्या? ये जो ये नज़र आ रहा है, ये इसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन, ओवरलैप कर जाना। ओवरलैपिंग हम करेंगे इस डायग्राम्स के अंदर, शेल्स ओवरलैप करेंगे। चलो जी, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। सबको सब कुछ समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके?